Myself Dr. Darshana Rathore. I am a faculty of Vijay Raje Government Girls College, Bora. मैं आप लोगों को आज बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर वित्तीय प्रबंध के वित्तीय नियोजन टॉपिक पर चर्चा करूंगी। वित्तीय नियोजन होता क्या है? वित्त का अर्थ होता है मनी, नियोजन का मतलब होता है उसकी प्लानिंग करना कि मनी को कब, कैसे, कहाँ से प्राप्त करना है, कहाँ उनको ख़त्म करना है और उनका उपयोग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से करना है। इस तरह की पूरी योजना बनाना हमारा कहलाता है नियोजन। तो वित्त से संबंधित कोई भी योजना बनाना अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कहलाता है हमारा वित्तीय नियोजन। इस प्रकार हम बोल सकते हैं वित्तीय नियोजन से आशय ऐसी क्रियाओं से है जिसके द्वारा हम लोग बिजनेस के लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। लक्ष्य, बिजनेस का लक्ष्य क्या होता है? प्रॉफिट बढ़ाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो बिजनेस का जो भी गोल होगा वो पूर्व निर्धारित होगा और हमें उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ती हैं। वित्तीय नियोजन या फाइनेंशियल प्लानिंग के संबंध में एक विद्वान हैं जिनका नाम आर्थर एस डेविंग है। उन्होंने वित्तीय नियोजन में कुछ क्रियाओं को शामिल किया है, तब उनकी उसकी परिभाषा बताई है। कौन सी क्रियाएं हैं जिन्हें जो शामिल होती हैं? जिसमें नंबर 1 है पूंजीकरण निर्धारित करना, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब है कि पूंजी की आवश्यक मात्रा का निर्धारण करना, हमें कितनी पूंजी की मात्रा चाहिए इसका निर्धारण करना वित्तीय नियोजन कहलाता है। इनका दूसरा पॉइंट है पूंजी ढांचा तैयार करना, कैपिटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना। कैपिटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि पूंजी प्राप्ति के विभिन्न साधनों को निश्चित करना और विभिन्न प्रतिभूतियों का पारस्परिक अनुपात निर्धारित करना। पूंजी हमारी किन सोर्सेस से प्राप्त होगी उसका निर्धारण करना। और दूसरा क्या बोला इन्होंने कि विभिन्न प्रतिभूतियों का पारस्परिक अनुपात निर्धारित करना। आप किस तरह की प्रतिभूतियों को ले रहे हैं, कितनी प्रतिभूतियां ले रहे हैं, किस मात्रा में ले रहे हैं, उनका अनुपात को डिटर्मिनेट करना भी इसके अंदर आता है। इसके बाद है हमारा पूंजी का उचित प्रबंध करना, कैपिटल का मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल यानी कि संपत्तियों का प्रबंध करना। कैपिटल का मतलब बिजनेस में संपत्तियों से लगाया जाता है। कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहते हैं। तो ये जो विचार थे ये थे आर्थर एस डेविंग के। अब मैं आपको दूसरे विद्वान के विचार बताती हूँ। दूसरे विद्वान हैं वॉकर एवं वॉन। वॉकर एवं वॉन ने क्या बोला है? वॉकर एवं वॉन ने कहा है इनके अनुसार वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से ही संबंधित है जिससे फर्म का मतलब संस्था के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण एवं अनुगमन तथा वित्तीय कार्य विधियों का विकास सम्मिलित है। इंग्लिश में देखते हैं हम लोग। वॉकर एंड वॉन, फाइनेंशियल प्लानिंग pertains only to function of finance and includes the determination of the firm financial objectives, formulating financial policies and developing financial procedures। वॉकर जी ने क्या बोला है इसको मैं आपको सरल शब्दों में समझाती हूँ। वॉकर ने बोला है कि वित्तीय नियोजन जो है वो वित्त कार्य से ही संबंधित है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वित्त मतलब मुद्रा होती है, मुद्रा से संबंधित कार्य आपके वित्तीय नियोजन है जिससे फर्म के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जा सकता है कि फर्म जो है, जो भी संस्था है, जो भी इंस्टीट्यूट है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उसके लक्ष्य को निर्धारित करना, उनकी नीतियों का निर्माण करना, मतलब वित्त से संबंधित पॉलिसीज़ का, जो फाइनेंस से संबंधित पॉलिसीज़ है उसका निर्माण करना, अनुगमन करना तथा वित्तीय कार्यविधियों का
विकास, आप वित्तीय कार्यविधियों का जो भी वर्किंग उसकी पॉलिसीज हैं, उसके प्रोसीजर्स हैं, उसको डेवलप करना ही आपका वित्तीय नियोजन है। तो ये तो बात मैंने आपको डेफिनेशंस की थी कि वित्तीय नियोजन होता क्या है। अब मैं आपको इसके आगे का बताऊंगी। इसके आगे वित्तीय नियोजन में जो शामिल होता है वो है आपके वित्तीय नियोजन के तत्व। वित्तीय नियोजन के एलिमेंट्स क्या होते हैं? वित्तीय नियोजन के तत्व होते हैं, हम लिखेंगे इसको, इंग्लिश में बोलते हैं वित्तीय नियोजन, हिंदी में वित्तीय नियोजन के तत्व को इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये हमारे तत्व हैं वित्तीय नियोजन के तत्व। वित्तीय नियोजन के तत्व इनको बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसके 3 तत्व होते हैं। फर्स्ट आपका इसका एलिमेंट्स जो है वो है वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण। फर्स्ट जो इसका एलिमेंट है वो है हमारा वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण। वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। ठीक, अब होता क्या है ये वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण होता क्या है? वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए और एक होता है अल्पकालीन उद्देश्यों के लिए। वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण 2 प्रकार से करेंगे। दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरा होता है अल्पकालीन उद्देश्यों के लिए। अल्पकालीन उद्देश्यों के लिए 2 प्रकार से हम करते हैं। अल्पकालीन को इंग्लिश में बोलेंगे फॉर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। दीर्घकालीन वित्तीय उद्देश्यों में उत्पादन के साधनों का अधिकतम, कुशलतम एवं मितव्ययी प्रयोग होता है। दीर्घकालीन उद्देश्यों में किसका प्रयोग होता है? जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका हम लोग कुशलतम, अधिकतम और प्रभावी प्रयोग करते हैं। अल्पकालीन में किसका करते हैं हम लोग? अल्पकालीन में हम लोग किसका करते हैं कि जो राशि होती है उसको एकत्रित करने का, नकदी राशि मतलब नकदी को एकत्रित करने का करते हैं उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया उत्पादन के साधनों का कुशलतम उपयोग होता है, और यहाँ पर क्या होता है नकदी का, आपका जो नकदी होती है, नकदी की व्यवस्था होती है, कैश का अरेंजमेंट होता है, उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, उसको शामिल, नकदी की व्यवस्था किस लिए की जाती है? नकदी की व्यवस्था की जाती है कार्यशील पूंजी के द्वारा। कार्यशील पूंजी के द्वारा या फंड जो होता है उसके आगम और भुगतान की व्यवस्था भी इसमें की जाती है। किसकी व्यवस्था की जाती है? आपकी कार्यशील नकदी की व्यवस्था की जाती है। इसके अंदर मेन चीज है नकदी की व्यवस्था की जाती है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ मनी, अरेंजमेंट ऑफ लिक्विडिटी की इसके अंदर व्यवस्था की जाती है, जो कि हमारी वर्किंग कैपिटल या फंड के रिसीविंग और पेमेंट से कनेक्टेड होती है। ठीक, और दीर्घकालीन उद्देश्य किस लिए होते हैं हमारे? ये होते हैं
उत्पादन के साधनों का प्रभावी कार्यशाली कुशलता पूर्वक तरीके से प्रयोग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग पूंजी ढांचे का निर्माण कर सकें। जिससे हम लोग क्या कर सकें? पूंजी ढांचे का निर्माण कुशलता पूर्वक हम लोग कर सकें, या पूंजीकरण कुशलता पूर्वक फर्म का कर सकें। ठीक, तो ये हो गया वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण। इसका दूसरा पॉइंट जो है वो आपका है, दूसरा पॉइंट होता है इसका तत्व, जो दूसरा तत्व है वो है वित्तीय नीतियों का निर्माण। इसका दूसरा तत्व मैं आपको बताती हूँ, वो है हमारा वित्तीय नीतियों का निर्माण। वित्तीय नीतियों का निर्माण, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। अब वित्तीय नीतियों का निर्माण किस लिए किया जाता है? वित्त विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं? वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अब बात ये आती है कि वित्तीय पॉलिसीज जो होती हैं, वित्तीय नीतियाँ होती हैं या फाइनेंस पॉलिसीज होती हैं, वो बनाई क्यों जाती हैं? वो बनाई जाती हैं संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, फर्म के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाएंगी? किस लिए बनाई जाएंगी? इसके लिए है नंबर 1, ये पॉलिसीज अधिकारी क्यों बनाएंगे? उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाएंगे। कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? एक होता है हमारा पूंजी की मात्रा को निश्चित करने के लिए। पूंजी की मात्रा को निश्चित करने के लिए, ठीक। पूंजी की मात्रा, कितनी पूंजी की मात्रा की आवश्यकता होगी अपने उद्देश्य को या संस्था के उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए, उसके लिए ये बनाया जाता है। दूसरा है ऋण एवं स्वामित्व पूंजी के मध्य। ऋण एवं स्वामित्व पूंजी के मध्य अनुपात निर्धारित करने में, आपका कितना अनुपात आपको रखना है किसके बीच में? ऋण, डेब्ट जो भी है, और स्वामित्व पूंजी, जो भी स्वामी की कैपिटल है, उसके बीच का रेशियो क्या होना चाहिए, उसको निर्धारण करने भी के लिए भी मुझे फाइनेंसिंग पॉलिसीज की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल पॉलिसीज की ज़रूरत होती है। इसके बाद आता है नंबर 3, और किस चीज़ के लिए? आय के वितरण में भी इसकी आवश्यकता होती है। आय के वितरण के लिए, या आय के वितरण में भी वित्तीय नीतियों के निर्माण की आवश्यकता होती है कि कितनी आय का कौन सा भाग किसको कब दिया जाए, या आय का कौन सा भाग हमें विनियोग में लगाना चाहिए, आय का कितना भाग हमें एक्सपेंसेस करना चाहिए, आय का कितना भाग हमें अंशधारियों को देना चाहिए, आय का कितना भाग हमें फर्म के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रखना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि वित्तीय नीतियों के निर्माण के लिए, वित्तीय की नीति के निर्माण जिसके लिए किया जाता है, वो है पूंजी के साधन के अनुपात के लिए। पूंजी के साधनों के अनुपात में भी
वित्तीय नीतियों का निर्माण आवश्यक होता है। या वित्तीय साधनों का इसकी जगह हम लिख लेते हैं चुनाव, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वित्तीय साधनों के चुनाव में भी वित्तीय नीतियों का निर्माण आवश्यक है कि पूंजी के कौन से साधन किस विकल्प में चुनने चाहिए, किस परिस्थिति में हमें कौन सी पूंजी के साधन चुनने की आवश्यकता होगी। उसके लिए भी अगर हमारे पास पॉलिसीज होंगी तो हम बहुत इजीली उसको चुन लेंगे। इसके बाद है कार्यशील पूंजी के प्रबंध में जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी के प्रबंध में, कार्यशील पूंजी के प्रबंध में यानी कि वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट में भी हमें वित्तीय नीतियों का निर्माण अति आवश्यक हो जाता है, हमें पॉलिसीज को बनाना पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमारा वित्तीय नीतियों का निर्माण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसका जो तीसरा तत्व होता है, मेन जो तीसरा तत्व होता है वो है वित्तीय कार्यविधियों का विकास। वित्तीय कार्यविधियों का विकास, कार्यविधियों का विकास, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डेवलपिंग फाइनेंशियल प्रोसीजर, डेवलपिंग फाइनेंशियल प्रोसीजर, ठीक है। डेवलपिंग फाइनेंशियल, जो वित्तीय कार्यविधियां हैं, वित्त से रिलेटेड जितनी भी वर्किंग प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो ग्रोथ करनी होती है उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? वित्तीय नियोजन की आवश्यकता होती है। ये इसका तीसरा तत्व है। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल वर्क हैं, काम हैं, उन्हें छोटे छोटे उपभागों में बांटकर उससे रिलेटेड व्यक्ति को इसे सौंप दिया जाता है और उसका वित्तीय निष्पादन और कंट्रोलिंग करना इसके अंदर आता है। किसके अंदर आता है? नीतियों, इसके अंदर कार्यविधियों का विकास तभी हम कर सकते हैं। हमने जो काम है वित्त से रिलेटेड उसके छोटे छोटे भाग कर लिए हैं, उससे संबंधित लोगों को दे दिया कि आप उसको करिए। अब वो काम कैसा कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन करना, अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो उस पर कंट्रोल करना, ये सारी व्यवस्थाएं आपकी वित्तीय कार्यविधियों के विकास में शामिल होती हैं। तो ये मैंने आपको बताए तत्व जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वित्तीय नियोजन के तत्व आपके। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वित्तीय नियोजन के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है वित्तीय नियोजन के प्रकार। वित्तीय नियोजन के प्रकार, इनको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। टाइप्स, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? फाइनेंशियल जो भी हमारा नियोजन है, प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, वित्तीय नियोजन है, इसके 3 प्रकार होते हैं जो हमने समय के आधार पे बांटे हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट हमारा है वो कौन सा पार्ट है? वो पार्ट है हमारा सबसे छोटा क्या होता है? अल्पकाल। अगर हम बात करते हैं टाइम की तो सबसे छोटा क्या होता है? अल्पकाल, यानी कि अल्प, इसका फर्स्ट जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अल्पकालीन वित्तीय नियोजन। क्या हो जाएगा? अल्पकालीन वित्तीय नियोजन, जिसे हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म, इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग,
ठीक है। अब शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसकी समय अवधि क्या होती है? बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी कौन सी होती है? बहुत छोटी यानी कि जो 1 साल में हो, 1 साल में हो, यानी कि इसकी जो कार्य अवधि होती है, जो इसकी अवधि होती है, वो 1 वर्ष की होती है। यानी कि 1 वर्ष की इसकी अवधि होती है, 1 वर्ष की अवधि होती है। 1 ईयर पीरियड इसका होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बिकॉज बहुत छोटा होता है ये। तो इसका जो समय अवधि होती है वो 1 ईयर की होती है। 1 ईयर के लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं। जो वित्तीय योजनाएं हैं वो कितने के लिए बनाई जाती है? इसके अंदर सिर्फ 1 साल के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। अब इसके अंदर किस किस को शामिल किया जाता है इस योजना के अंदर? इस योजना के अंदर सबसे पहले हम लोग रोकड़ बहाव बजट बनाते हैं। नंबर फर्स्ट हम क्या बनाते हैं इसके अंदर? रोकड़ बहाव बजट। रोकड़ बहाव बजट, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? कैश फ्लो बजट। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको कैश फ्लो बजट। दूसरा जो होता है वो हम लोग 1 साल के लिए क्या बनाते हैं? लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा। तो लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा, ठीक है, ये भी हम 1 वर्ष की समय अवधि के लिए बनाते हैं। तो ये भी हमारी अल्पकालीन वित्तीय नियोजन में शामिल हो जाएगा। इसके बाद कार्यशील पूंजी का अनुमान भी इसके अंदर लगाया जाता है। कार्यशील पूंजी का अनुमान भी 1 वर्ष की अवधि के अंदर लगाया जाता है। तो 1 वर्ष की अवधि में हम लोग इन सबको शामिल कर सकते हैं, जो 1 वर्ष की समय अवधि के अंदर होता है। दूसरा हमारा जो होता है, दूसरा क्या होगा समय के अनुसार? अल्पकाल के बाद क्या आता है? मध्यकालीन योजनाएं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग मध्यकालीन वित्तीय नियोजन। मध्यकालीन वित्तीय नियोजन, यानी कि इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अब इसकी समय अवधि की बात आती है, इसमें कितनी समय अवधि होती है? इसके जो समय अवधि होती है वो होती है 1 से 5 वर्ष की समय अवधि के लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं। मध्यकालीन योजनाएं कितने समय अवधि के लिए बनती हैं? 1 to 5 ईयर के लिए। जितने भी प्लान होंगे वो 1 से 5 साल की अवधि के लिए होंगे, 5 से कम। अगर 5 हो गए या 5 से ज़्यादा हो गए तो वो दीर्घ काल में जाएंगे, ठीक। तो इसके अंतर्गत क्या क्या किया जा सकता है? इसके अंदर हम लोग 1 से 5 वर्ष की अवधि में क्या कर सकते हैं? संपत्तियों का रख रखाव कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स कर सकते हैं। संपत्तियों का रख रखाव इसके अंदर आता है। मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, ये सब इसके अंदर आएगा। दूसरा आपका जो होता है वो शोध एवं विकास के कार्यों को चलाने में भी, शोध एवं विकास के कार्यों को चलाने के लिए भी ये समय अवधि, ये वित्तीय नियोजन बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को रनिंग के लिए भी ये इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा विशेष कार्यशील पूंजी की व्यवस्था। विशेष कार्यशील पूंजी की व्यवस्था, विशेष कार्यशील पूंजी की व्यवस्था भी आपकी इस योजना के अंदर की जाती है। तो जो मध्यकालीन वित्तीय नियोजन है ये इनके लिए बनाई जाती हैं मुख्य रूप से। इसके बाद और भी कई कार्य हैं जो
इस योजना के अंदर किए जाते हैं। विशेष कार्यशील पूंजी की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल वर्किंग कैपिटल। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो लास्ट है, वो है हमारा दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। अब ये लॉन्ग टर्म की बात हो गई है। लॉन्ग टर्म मतलब इसकी जो समय अवधि हो गई वो कितनी हो गई, मोर देन 5 ईयर, 5 वर्ष से, क्योंकि 5 वर्ष तक तो यहाँ आ गए, तो 5 वर्ष से अधिक की जितनी भी योजनाएं होती हैं, से अधिक की जितनी भी योजनाएं या कार्य होते हैं, उन सब के लिए ये योजना बनाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से है दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण। मुख्य रूप से क्या है, दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी लॉन्ग टर्म हमारी फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट्स हैं, गोल्स हैं, उनका डिटर्मिनेशन इसके अंदर किया जाता है। दूसरा होता है हमारा पूंजीकरण की मात्रा, पूंजीकरण की जो भी कैपिटलाइजेशन होता है उसकी मात्रा को निर्धारित करना। पूंजीकरण की मात्रा को निर्धारित करना, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत टाइम लगता है, मोर देन 5 ईयर का समय लग जाता है। तो इसके लिए भी दीर्घकालीन वित्तीय योजनाएं बनाई जाती हैं। इसके बाद एक और है पूंजी ढांचा तैयार करना। इस कार्य में भी बहुत टाइम लगता है। तो आपका नेक्स्ट हो गया पूंजी ढांचा तैयार करना, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर या कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना, पूंजी ढांचा तैयार करना। तो ये जो है ये इसके प्रकार हैं, वित्तीय नियोजन के प्रकार हैं। 3 टाइप के आपके प्रकार हैं, 3 भागों में इसे बांटा गया है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। मात्र ये है कि ये जो अल्पकालीन की समय अवधि होती है वो 1 वर्ष की होती है, मध्यकालीन 1 to 5 ईयर होती है, 1 से 5 वर्ष के बीच की अवधि, और जो दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन है वो होता है हमारा 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए। ये जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं ये मैंने आपको इसमें विस्तार से मैंने इसकी आपको चर्चा की है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की बात करती हूँ। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वित्तीय जो नियोजन है उसी का अगला टॉपिक हमारा होगा वित्तीय नियोजन के आवश्यक घटक। वित्तीय नियोजन के आवश्यक घटक। वित्तीय नियोजन के आवश्यक घटक लेते हैं हम लोग। आवश्यक घटक के पहले हम लोग इसके अंग पढ़ लेते हैं कि वित्तीय नियोजन के अंग कौन कौन से होते हैं, यानी कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं पहले घटक बताऊंगी तो वो थोड़ा सा आपका रह जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को इसके तत्व बताती हूँ, ठीक है। वित्तीय नियोजन के आवश्यक अंग। वित्तीय नियोजन के अंग, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अब हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वित्तीय नियोजन के अंगों को
कौन कौन से होते हैं ये हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको बीच में स्टार्ट कर दिया ताकि आप लोग भूले नहीं। इसके फर्स्ट जो है कंपोनेंट है इसका या प्रमुख अंग है जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि मेन कंपोनेंट है, हम इसको मेन कर देते हैं। इधर जो कंपोनेंट है इसको मेन कर देते हैं, बहुत प्रमुख अंग है ये जो कि डेफिनेशन से निकल के बने हैं। हम ये बोल सकते हैं कि परिभाषा के अनुसार ये मुख्य अंग है। फर्स्ट जो अंग है इसका वो है पूंजीकरण। मैंने आपको अभी अभी बताया है पूंजीकरण निर्धारित करना या कैपिटलाइजेशन, ठीक है। कैपिटलाइजेशन इसका एक है आपका पहला जो घटक है, पहला जो अंग है वो है पूंजीकरण। दूसरा है पूंजी ढांचा, इसका सेकंड है आपका पूंजी ढांचा। पूंजी ढांचा को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी ढांचे को बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है वो है पूंजी का उचित प्रबंध। लास्ट जो है वो है पूंजी का उचित प्रबंध, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। इसे बोलेंगे हम लोग मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट है वो कैपिटलाइजेशन है। कैपिटलाइजेशन मतलब क्या कि कैपिटल की आवश्यक मात्रा को निर्धारित करना। पूंजीकरण मतलब क्या, पूंजी की आवश्यकता आवश्यक मात्रा को निर्धारित करना। इसके मतलब आवश्यकता अनुसार जितनी मात्रा हमें चाहिए उसका निर्धारण करना इसका मुख्य अंग है। दूसरा क्या है, पूंजी ढांचा तैयार करना। पूंजी ढांचा तैयार करना यानी कि पूंजी प्राप्ति के लिए साधनों को निश्चित करना कि हमें किस किस साधन से पूंजी प्राप्त होगी। इसके बाद जो थर्ड है वो है पूंजी का उचित प्रबंध। पूंजी का उचित प्रबंध करना, उसका अरेंजमेंट करना, अर्थात संपत्तियों का, यहाँ पर पूंजी से आशय संपत्तियों से है, व्यवसाय की संपत्तियों से है या व्यवसाय के लिए संपत्तियों से यहाँ पर पूंजी का अर्थ है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इन शॉर्ट कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा वित्तीय नियोजन होता क्या है। प्रमुख विद्वानों की मैंने आपको डेफिनेशंस बताई, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपका वित्तीय प्रबंध है, वित्तीय नियोजन है, वो वित्त से संबंधित जितनी भी योजनाएं पूर्व में निर्धारित की जाती हैं उन्हें वित्तीय नियोजन कहा जाता है। और ये योजनाएं क्यों बनाई जाती हैं, ये योजनाएं बनाई जाती हैं व्यवसाय के या संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाती हैं। इसके बाद आता है, मैंने आपको बताया था वित्तीय नियोजन के तत्व। 3 भागों में इनके नियोजन के तत्व बताए थे। इसमें वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना था, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इसका तत्व, मुख्य तत्व था वो था वित्तीय नीतियों का निर्माण करना। तीसरा था वित्तीय कार्यविधियों का विकास करना। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है इसको। इसके बाद मैंने आपको बताया था वित्तीय नियोजन के प्रकार। तो वित्तीय नियोजन के प्रकार जो मैंने आपको बताए थे वो समय अवधि के आधार पे डिवाइड किए गए थे, निर्धारित किए गए प्रकार हैं जो अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन में विभाजित किए गए थे। उनके अंदर कौन कौन सी वो योजनाएं के अंदर कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से हम लोग कार्य कर सकते हैं, वो सब मैंने कार्य आपको डिटेल में बताए हैं। उसके बाद मैंने आपको जो बताया है वो है वित्तीय नियोजन के प्रमुख अंग। आज की चर्चा यहीं मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।